नमस्कार। बीए तृतीय वर्ष के विद्यार्थियों के लिए हमारा आज का विषय है हिंदी निबंध। जैसा कि हम सभी जानते हैं, गद्य की विभिन्न विधाओं की भांति निबंध का प्रारंभ भी आधुनिक काल में ही माना जाता है। चूँकि हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा या हिंदी साहित्य में साहित्य लेखन की परंपरा का श्री गणेश 1000 ईस्वी में ही हो गया था, जिसके अंतर्गत हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन करते समय हमने अध्ययन किया था कि 1050 ईस्वी संवत से लेकर 1350 ईस्वी संवत तक का काल आदिकाल कहलाया। 1375 ईस्वी संवत तक का काल 1375 ईस्वी संवत से लेकर 1700 तक का काल भक्ति काल के रूप में जाना जाता है, जिसे मध्यकाल भी कहा जाता है तथा भक्ति काल को पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। 1700 से 1900 ईस्वी तक का काल, जिसे उत्तर मध्य काल अथवा ऋतिकाल के नाम से जाना जाता है, और 19वीं ईस्वी में प्रारंभ होता है आधुनिक काल। जैसा कि हम सभी जानते हैं, हिंदी साहित्य में इतिहास लेखन की परंपरा 1000 ईस्वी में शुरू हो गई थी, परंतु उसमें गद्य का पूर्णतया अभाव रहा। गद्य की शुरुआत 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में ही मानी जाती है। गद्य की अन्य विधाएं जैसे कहानियाँ, नाटक, निबंध, रिपोर्टाज या यात्रा वृत्तांत, डायरी शैली, इन सभी विधाओं की भांति निबंध की शुरुआत भी आधुनिक काल में ही हुई है। अतः आधुनिक काल में ही निबंध का जन्म माना जाता है, या निबंध की जो प्रणाली है, परंपरा है, या जो निबंध का क्रमिक विकास है, वह आधुनिक काल की देन ही मानी जाती है। निबंध को प्रायः भावात्मक अनुभूति का गद्यमय लिखित रूप ही कहा जाता है, क्योंकि निबंध में गद्य के रूप में लेखक अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है। अतः निबंध के लिए कहा जाता है कि यदि गद्य कवियों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है। एक उत्कृष्ट श्रेणी का निबंध को कैसा है या किसने लिखा है, उसी आधार पर लेखक का परिचय भी तय होता है। अतः निबंध को गद्य की कसौटी भी कहा जाता है। निबंध जो शब्द है उसमें नी का अर्थ है विशेष रूप से, बंध का अर्थ है बंधन या गुम्फन, अर्थात समग्र रूप से निबंध का अर्थ हुआ भावों का विशेष एवं समग्र गुम्फन ही निबंध कहलाता है। अतः निबंध में विचार स्वतंत्रता एवं उदार सामाजिकता का प्रतिबिंब हमें दिखाई देता है। अब कुछ निबंध की परिभाषाएं हैं विभिन्न विद्वानों के अनुसार, जिन्होंने अपने अपने मतानुसार निबंध का अर्थ परिभाषित करते हुए कही हैं, जिनमें प्रमुख हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चूँकि शुक्ल जी हिंदी साहित्य में अपना एक प्रमुख स्थान रखते हैं, सभी विधाओं में गद्य की अधिकांश विधाओं में शुक्ल जी को आधार बिंदु बनाकर साहित्य का इतिहास लेखन का वर्गीकरण भी किया जाता है या उनका विभाजन भी किया जाता है। तो शुक्ल जी के अनुसार निबंध क्या है या निबंध किसे कहते हैं? आधुनिक पाश्चात्य लक्षणों के अनुसार निबंध उसी को कहना चाहिए जिसमें व्यक्तित्व या व्यक्तिगत विशेषता हो, अर्थात एक निबंधकार निबंध में निजी अनुभूतियाँ, विचार और अपनी भावनाओं को अभिव्यक्त करता है। हृदय एवं मस्तिष्क दोनों की स्पष्ट उपस्थिति हमें निबंध में दिखाई देती है, क्योंकि निबंध में व्याख्यान का प्रभाव, वक्ता की मर्यादा, तर्क की शक्ति, पारस्परिक वार्तालाप का आनंद तथा व्यक्तिक वैचित्र्य, इन सभी का समन्वय रहा करता है। इसी क्रम में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार भावों तथा विचारों की प्रधानता तथा शैली की रमणीयता के योग से जिस नवीन साहित्य का प्रचलन हुआ है, उसे ही निबंध साहित्य की संज्ञा दी गई है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के अनुसार निबंध में उन्होंने 3 चीज़ों को प्रमुख माना है: भावों, विचारों तथा शैली। इन तीनों का जो योग होता है, उसी योग के आधार पर एक साहित्यकार जो रचना करता है उसे हम निबंध कह सकते हैं, क्योंकि उसमें साहित्यकार का बाह्य और आंतरिक दोनों व्यक्तित्व प्रकट होते हैं और उसी के आधार पर वह रचयिता का संपूर्ण व्यक्तित्व बनता है, और निबंधकार का व्यक्तित्व ही उसी में स्पष्ट परिलक्षित होता है, क्योंकि लेखक का व्यक्तित्व ही उसके सबल कथन के द्वारा निबंध के रूप में प्रकट किया जाता है। आचार्य नंद दुलारे वाजपेयी के अनुसार अपूर्णता का विचार न करने वाला वह गद्य जिसमें स्वानुभूति की प्रधानता हो, जिसमें लेखक का व्यक्तित्व पूर्ण रूप से प्रतिबिंबित हो, वह निबंध कहलाता है। अर्थात लेखक निबंध में अपने बात को अपने विचार से, अपने ढंग से, अपने तरीके से कहता है। अतः उसमें पूर्णता अपूर्णता का कोई विचार नहीं किया जाता, क्योंकि उसमें अपनी अनुभूति को महत्व दिया जाता है या अनुभूति की प्रधानता दी जाती है।
और लेखक का व्यक्तित्व उसमें पूर्ण रूप से परिलक्षित होता है। इस कारण निबंध में स्वाधीन चिंतन होता है, लेखक की मौलिक और निजी उपस्थिति होती है, अनुभूतियों में रागात्मकता, भावुकता तथा हृदय पक्ष उपस्थित रहता है, निश्चल में शुद्धता, स्पष्टता व अपनापन दिखाई देता है, जिसके कारण निबंध पूर्ण अपूर्ण होते हुए भी अपने आप में पूर्ण कहा जाएगा। इस प्रकार इन परिभाषाओं को देखते हुए हम ये कह सकते हैं कि निबंध में व्यक्ति की मानसिक चेतना और भावात्मक अनुभूति को लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाता है, जिसका विकास यथार्थ पत्रक और साहित्यकार के व्यक्तित्व के उत्कृष्ट रूप के कारण प्रकट होता है और वही एक उत्कृष्ट निबंध कहलाता है। अब इन आधारों पर हम निबंध की प्रमुख विशेषताएं देखें तो उन विशेषताओं में प्रमुख जो विशेषता उभर कर आती है वह है निजी विशेषता। चूँकि निबंध में निबंधकार अपने व्यक्तिगत अनुभव को प्रकट करता है, अपने स्वयं के विचार उस विषय वस्तु के बारे में क्या है उसी को वह अपने विचारों की श्रृंखला के माध्यम से निबंध के रूप में प्रकट करता है। अतः निबंध में लेखक के व्यक्तित्व का पूर्ण रूप से झलक हमें दिखाई देती है तथा उसका अनुभव भी उसके रूप में चित्रित किया जाता है, क्योंकि अपने अनुभवों को जगत के बारे में, जड़ चेतन जीव जंतु जिनके बारे में भी उसके अपने विचार होते हैं, उन्हीं विचारों को वह निबंध में प्रकट करता है। क्योंकि निबंधों में बुद्धि की प्रधानता और विचारों की प्रधानता दोनों ही पाई जाती है। समाज, परंपरा, साहित्यिक आस्था, लेखक आदि पर लेखक अपने स्वाधीन और मौलिक विचार प्रकट करता है, जिस कारण से उसके चिंतन, मनन और सजग मस्तिष्क के विषय में हमें पता चलता है और वह उसी बात को निबंध के माध्यम से, विचारों के माध्यम से प्रकट करता है। निबंध की दूसरी विशेषता है स्वतः पूर्णता। किसी भी विषय के संबंध में लेखक के अपने निजी विचार होते हैं, अतः विषय पूर्ण न होते हुए भी या पूर्ण होते हुए भी उसे हम ना अपूर्ण कह सकते हैं। वह अपने आप में पूर्ण माना जाता है, क्योंकि वह किसी भी विषय का कोई भी अंश क्यों ना हो वह अपने आप में पूर्ण होता है, क्योंकि उसमें लेखक के अपने निजी विचार होते हैं, अपने निजी अनुभव होते हैं तथा उन्हीं विचारों को वह अपनी लेखनी के माध्यम से प्रकट करता है, जिसके कारण उसका महत्व या उसकी अभिव्यक्ति ही निबंध में हमें दिखाई देती है। उसकी अंतरंग प्रवृत्ति निबंध के माध्यम से परिलक्षित होती है। लेखक की विचार पद्धति व अभिव्यंजना रीति हमें स्थूल या सूक्ष्म रूप से निबंध के माध्यम से दिखाई देती है। निबंध की अगली विशेषता है रोचकता और सजीवता। निबंध लेखन की प्रतिभा चमक दमक से पूर्ण होने के कारण सिद्धांतों की अपेक्षा, अर्थात उसमें सिद्धांत की अपेक्षा व्यवहारिकता और सजीवता के गुण से भरपूर होता है, या इन्हीं का समावेश निबंध में किया जाता है। क्योंकि सजीव नहीं होने पर निबंध रोचक नहीं होता और रोचक न होने के कारण वह कहानी जैसा बन जाता है या कथावस्तु जैसा बन जाता है और उसमें व्यवहारिकता नहीं रह पाती। इसलिए जिन निबंधों में वृत्तांत या घटनाओं का वर्णन रहता है वहाँ पर उन्हीं घटनाओं में लेखक की आत्मीयता तथा व्यक्तिगत छाप हमें हमेशा दिखाई देती है और वह व्यक्तिगत छाप रोचक और सजीव रूप में हमारे सामने प्रकट होती है, क्योंकि ये न होने पर निबंध को कल्पना तथा भाव को लिए हुए ही रह जाता है। निबंध की अगली विशेषता है स्वगत भावाभिव्यक्ति, अर्थात अपने स्वयं के भावों की अभिव्यक्ति प्रकट करना निबंध की एक अन्य विशेषता मानी जाती है। क्योंकि आत्मनिवेदन अथवा निजी दृष्टिकोण ही निबंध की प्रमुख विशेषता होती है और वही आत्मनिवेदन या निजी दृष्टिकोण निबंध के माध्यम से लेखक चरम पर पहुंचाता है या अपने चरम उत्कर्ष के रूप में उसे प्रकट करता है। अतः उन भावों की अभिव्यक्ति प्रदान करना जो आत्मपरक हो, क्योंकि निजात्मकता निबंध की एक अन्य विशेषता भी मानी जाती है। इसमें व्यक्ति अपने व्यक्तिगत पद की प्रतिष्ठा करते हुए वह व्यक्ति रहते हुए भी वह बहुत कुछ अलग कहता है, अर्थात उसके मन में जो भाव उमड़ते हैं, भावों का जो सैलाब उसके मन में आता है, सैलाब जो बहता है, उसी सैलाब को वह आत्मपरक रूप से निबंध के माध्यम से प्रकट करता है। अतः निजात्मकता या आत्मपरक होने से उसका व्यक्तित्व पृथक ही हो जाता है। अतः निबंध में व्यक्तिगता या स्वगत भावों की अभिव्यक्ति प्रकट करना लेखक का मुख्य उद्देश्य होता है।
आत्मपरक निबंधों में भी व्यक्तिगत संबंधों का मिलन, बिछड़ना, निर्धनता आदि अनेक विषय होते हैं, जिसके माध्यम से वह अपने खुद के भावों की अभिव्यक्ति ही निबंध में करता है। इसके अलावा निबंध की अन्य विशेषताओं में दूसरी विशेषता है जैसे आकार की लघुता। चूँकि निबंध अपने आप में लघु होते हुए भी या अपूर्ण होते हुए भी पूर्ण होता है, अतः गद्य की अन्य विधाओं की भांति ये नहीं कहा जा सकता कि निबंध अपने आप में अपूर्ण रह गया है, क्योंकि जिस विषय के बारे में लेखक कहना चाहता है वह कम शब्दों में भी वह कह पाता है, अतः वह अपने आप में पूर्ण माना जाता है, आकार में छोटा होते हुए भी। अतः इन सभी विशेषताओं के आधार पर हम निष्कर्ष निकालें तो निबंध के रूप में हम कह सकते हैं, या निबंध के लिए हम कह सकते हैं कि अनुभूतियों में रागात्मकता, भावुकता तथा हृदय पक्ष की उपस्थिति एक निबंध की मुख्य विशेषता मानी जाती है। निश्चल में शुद्धता, स्पष्टता व अपनापन प्रकट करता है। लेखक निबंध के माध्यम से सरस और रसयुक्त प्रकट करता है। मर्यादा में संबद्धता, पूर्णता व सीमा का पूर्ण ध्यान रखकर एक निबंध की रचना करता है। निबंध में जो विषय जिसका वर्णन किया जाता है वह बहुत ही विस्तार के साथ विवेचित नहीं किया जा सकता, क्योंकि निबंध आकार में छोटा होता है, अतः भाषा मर्यादा भी आवश्यक है। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक कह देना यही निबंध का एक प्रमुख गुण भी माना जाता है। चाहे कितने भी शब्द हो, एक भी शब्द हो व्यर्थ न हो। निबंध की भाषा में एक संक्षिप्तता, शक्ति व गति होती है। निबंधकार थोड़े शब्दों में अर्थ की व्यापकता उपस्थित कर सकता है, अतः निबंध में तारतम्यता, संतुलन व पूर्णता आदि प्रमुख गुण होते हैं। व्यक्तित्व के रूप में रचयिता का जीवन दर्शन निबंध की अनिवार्यता है। वस्तुतः निबंध में अंतः व बाह्य दोनों ही रूपों की अनिवार्यता है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि यद्यपि निबंध की शुरुआत आधुनिक काल में मानी जाती है, तथापि अपनी रोचक स्वगत भावाभिव्यक्ति या आकार की लघुता या निजी विशेषता, सजीवता आदि अनेक कारण हैं, जिसके कारण निबंध के क्षेत्र में हिंदी साहित्य ने दिनों दिन उत्तरोत्तर प्रगति की है।